विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश। विभागीय आवंटन में वित्तीय प्रबंधन पर फोकस। वित्त मंत्री का विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने का संकल्प। राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव की मतगणना तैयारियों में जुटा। मतपेटियां मतगणना केंद्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में सील। राजनीतिक दलों के समर्थित उम्मीदवारों की जीत के दावे। चतरा के सिमरिया में रांची से दिल्ली जा रहा एयर एम्बुलेंस क्रैश। 7 लोगों की मौत। खराब मौसम की वजह से दुर्घटना की आशंका। और झारखंड का खेल स्पर्धाओं में दमदार प्रदर्शन। बेटियों ने खेलो इंडिया ट्राइबल फुटबॉल स्पर्धा में बनाई जगह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से महिला वनडे सीरीज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वार्षिक बजट में विभागीय आवंटन में वित्तीय प्रबंधन पर सरकार का फोकस रहा है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों का आंसू पोंछेगा और झारखंड के लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाएगा। महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में जो व्यय होने की संभावना है से संबंधित 1,58,560 करोड़ रुपए मात्र का आय व्यय बजट सभा में उपस्थापित करता हूं। बजट भाषण प्रभारी मंत्री वित्त प्रस्तुत करें। 2026-27 के मूल बजट के उपस्थापन के अवसर पर मैं स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महोदय, हम उन महापुरुषों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर झारखंड सहित देश की एकता और अस्मिता की रक्षा किया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में बजट पेश करने से पहले लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री गंगवार को बजट की प्रति सौंपी। इस संबंध में लोक भवन द्वारा कुछ तस्वीरें साझा की गई हैं। विधानसभा के बजट सत्र में आज सुचारू तरीके से प्रश्नकाल चला। इस दौरान सदस्यों ने लोकहित के सवाल पूछे, जिनका मंत्रियों ने जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर सिर्फ एक प्रश्न हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे। एक प्रश्न महोदय, जब आरटी की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन और लॉटरी पे आधारित है तो किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुशंसा से महोदय एक ही विशेष समुदाय का 75% तक नामांकन लेना महोदय, इस पे हमारा प्रश्न है। और ये कहीं ना कहीं शिक्षा के अधिकार से वंचित हमारे गरीब बच्चों हो रहे हैं महोदय। और एक्चुअल में जो शिक्षा व्यवस्था की जो एक अच्छी व्यवस्था है पूरी पारदर्शिता के साथ, उसे हम विशेष व्यक्तियों से अनुशंसा लेके अगर हम नामांकन कराते हैं तो विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है और व्यवस्था में कमी नजर आ रही है महोदय। हम इस प्रश्न को करना चाहते हैं। जो विशेष अनुशंसा करते हैं, कोई विशेष परिस्थिति है महोदय, दिव्यांग है, लोकल है, गरीब है, जो छूट गए तो अलग बात है, लेकिन किसी विशेष वर्ग के लिए ही केवल नामांकन हो रहा है महोदय, ये बहुत चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय। इस पे माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य भी जनप्रतिनिधि हैं। हम लोगों के पास भी रोज ही कागजात आते हैं जिसमें आरटी के तहत डीएससी के यहाँ होने वाली बैठकों के लिए अनुशंसा ली जाती है। मैं भी करता हूं, माननीय सदस्य भी करती होंगी। मैंने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज अगर आरटी लागू है तो सूचना अधिकार अधिनियम भी लागू है। यदि किसी अभिभावक को यह प्रतीत होता है
कि उसके बच्चे इस विद्यालय में आरटीई के तहत प्रवेश की अर्हता रखते थे और उनके साथ अनुचित हुआ है तो आरटीई के माध्यम से भी वह पूछ सकते हैं। और मैंने तो इससे पूर्व मान्यवर आपको कहा कि सदन के माध्यम से स्पेसिफिक अगर वो सूचनाएं देती हैं तो विभाग तत्पर है, इसमें समुचित कार्रवाई करेगा और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। राज्य में कल हुए निकाय चुनाव में करीब 62% वोटिंग हुई। राज्य निर्वाचन आयोग का अब 27 फरवरी की मतगणना पर फोकस है। इसके लिए सभी जिलों में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। मतदान संपन्न होने के बाद कल सभी मतपेटियों को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना केंद्रों पर सील कर दिया गया है। निकाय चुनाव का मतदान समाप्त होने के बाद राजनीति के मंच पर बयानबाजी भी तेज है। प्रत्याशी जहां जीत को लेकर आशान्वित हैं, वहीं विभिन्न दलों के नेता भी समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने भरोसा जताया है कि निकाय चुनाव में समर्थित उम्मीदवारों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि वोटरों ने भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर सत्ताधारी दल के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इस चुनाव में लगभग 50% मतदान हुए हैं और बढ़ने की भी संभावना है। मैं राज्य के सभी 48 नगर निकायों के माताओं, भाइयों, बहनों को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बैलेट पेपर पे चुनाव होने के बावजूद भी 50% से अधिक लोगों ने मतदान केंद्र में उपस्थित होकर के मतदान करने का कार्य किया है। कांग्रेस और झामुमो भी निकाय चुनाव में समर्थित उम्मीदवारों के बेहतर प्रदर्शन को लेकर आशान्वित हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने दावा किया है कि रांची में पार्टी समर्थित उम्मीदवार की जीत होगी। इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर पलटवार करते हुए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव का मतदान निष्पक्ष तरीके से हुआ। बहुत बड़ी संख्या में गणना कर्मियों की तैनाती की जा रही है। रांची के वज्रगृह में 10 सेक्टर होंगे जिसमें 30 टेबिल होगा। मतलब एक एक चक्र में लगभग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में विकास और जन कल्याण से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की उपस्थिति में प्रोजेक्ट भवन में स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज योजना के तहत पंजाब नेशनल बैंक के साथ सरकार MOU करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में कल कई लोगों ने मुलाकात की। सीएम से पंडित रघुनाथ मुर्मू हेरिटेज ट्रस्ट के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 11 और 12 अप्रैल को दुबई में ओलचिकी लिपि शताब्दी समारोह के सिलसिले में आयोजित होने वाले समारोह के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री से मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के प्रभारी डीन ने भी मुलाकात की और उन्हें 26 फरवरी को कॉलेज परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास और सामाजिक समरसता पर बल दिया है। उन्होंने जामताड़ा के नारायणपुर में लोगों को सड़क परियोजना की सौगात देते हुए विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। में आज देखिए निश्चित तौर पर लोगों का अपार जन सैलाब, अपार जन समर्थन मुझे न केवल जामताड़ा बल्कि दूसरे जिलों में लगातार मुझे लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं और बुलाते भी। समय कब मिलता है, लेकिन चलिए मैंने कहा है कि आप लोग जो भी कहेंगे मैं करूंगा। आपके लिए मैं तत्पर हूं। विकास का दूसरा नाम इरफान अंसारी है। विकास
आप कल छोड़िए, तो राज्य में हम विकास की आंधी हम बहा देंगे, चिंता मत कीजिए। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री नबीन को नए दायित्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर झारखंड को एनडीए को मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। चतरा जिले के सिमरिया में रांची से दिल्ली जा रहा एयर एम्बुलेंस कल रात क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। खराब मौसम की वजह से दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। 16 तारीख को ये जो संजय कुमार थे, इनका एक बर्न इंजरी हुआ था और रांची के देवकमल अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था पिछले 5-6 दिनों से, लेकिन करीब 60% के आसपास उनके बॉडी में वो था, जलने की शिकायत थी। उसके बाद उनके परिजनों ने यह सजेशन दिया और डॉक्टरों ने सजेशन दिया कि उनको दिल्ली लेकर जाया जाए तो उनकी जान बच सकती है और उनके रिकवरी के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ऐसे में कल दिन में करीब 10-11 बजे के आसपास ये फैसला हुआ और उनके परिजन उनको लेकर दिल्ली जा रहे थे। उसमें जो उनके फैमिली मेंबर के 2 लोग थे, फिर क्रू मेंबर थे प्लेन के, इस विमान के, और साथ ही साथ डॉक्टर्स और नर्स एक थी। और ये रांची के सदर अस्पताल के जो एनेस्थेटिक थे वो इसमें सवार थे। तो निश्चित तौर पर 7 लोगों की मौत हो गई और सभी की शिनाख्त कर ली गई है, क्योंकि जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के आधार पे बॉडी साथ के साथ रिकवरी हो गई है, तो सारी तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन जब डीजीसीए के अधिकारी पहुंचेंगे और जांच होगी तो उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा कि किस वजह से ये विमान हादसा हुआ है। राज्य के कई मंत्रियों और राजनेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त जंगल में जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। राहत और बचाव दल पहुंचे, लेकिन एयर एम्बुलेंस पर सवार सभी लोग मृत पाए गए। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज़ को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि शुद्ध मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला होती है। आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयुक्तों के राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस सम्मेलन में चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के साथ साथ प्रौद्योगिकी, ईवीएम और मतदाता सूची साझा करने पर चर्चा की जा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य अपने अपने कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के संबंध में ईसीआई और एसईसी के कामकाज में तालमेल को बढ़ावा देना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए शुद्ध मतदाता सूचियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों को शुद्ध बनाने के साथ साथ इसे मतदाताओं के लिए सुलभ और आसान बनाना भी आवश्यक है। देश में एआई के क्षेत्र में क्रांति आई हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत अब तेजी से ग्लोबल एआई पावर के तौर पर उभर रहा है। देश अब ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बना रहा है जो पूरी तरह स्वदेशी, सबको साथ लेकर चलने वाला और देश की प्राथमिकताओं के हिसाब से है। देश को अब ऐसे एआई मॉडल की जरूरत है जो लोगों को उनकी अपनी भाषा और बोली में समस्या का समाधान दे सकें। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देती ऐसी ही एक पहल है देश का सॉवरेन एआई मॉडल। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में देश के सामने आया सर्वम एआई। सर्वम एआई एक एआई प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय दिमागों ने भारतीय भाषाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। यह एआई सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि हमारी भाषा, बोली, संस्कृति और भावनाओं को भी समझता है। सर्वम उन 12 ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जिन्हें इंडिया एआई मिशन के इनोवेशन सेंटर पिलर के तहत स्वदेशी मॉडल डेवलप करने के लिए चुना गया। देश के लक्ष्यों के हिसाब से घरेलू एआई मॉडल बनाकर सर्वम एआई विदेशी एआई सिस्टम पर निर्भरता कम कर रहा है, साथ ही ओपन सोर्स इकोसिस्टम को मजबूत कर रहा है। सर्वम एआई के स्वदेशी मॉडल में पहला है बुलबुल, जो टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है और 11 भारतीय भाषाओं में 39 अलग अलग वक्ताओं की आवाजों के साथ उपलब्ध है। यह बहुभाषी संवाद को सरल और सटीक बनाता है। दूसरा है सारस,
जो स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल है और सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं, 8 किलोहर्ट्ज टेलीफोनी ऑडियो और कोड मिश्रित भाषण का समर्थन करता है, जिससे यह व्यापक भाषाई जरूरतों को पूरा करता है। तीसरा है विजन, जो दस्तावेज समझ मॉडल है और 22 से अधिक भारतीय भाषाओं, मिश्रित लिपियों और हस्तलिखित पाठ के अनुकूल बनाया गया है। सर्वम विजन की सबसे बड़ी खूबी ये है, यह स्कैन किए हुए दस्तावेजों, फोटो, चार्ट और टेबल में लिखे डेटा को बिल्कुल सही से पढ़ लेता है। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, राइट? 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एंड फिर जो डायलेक्ट्स हैं वो बहुत सारी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इंडिया के लिए जो मॉडल बने वो इन डायलेक्ट्स को रिप्रेजेंट करे और जो भारतीय जो कल्चर है उसको मतलब कि रिप्रेजेंट करे। एआई की टेक्नोलॉजी तो बहुत यूज़फुल है, बट ये बात है कि एक्सपेंसिव है। तो ये हम ये जानते हैं कि इंडिया इज़ अ वेरी कॉस्ट कॉन्शियस कंट्री, तो हमने सोचा कि एफिशिएंट मॉडल्स बनाए जाएं जो सर्विंग के लिए लोअर कॉस्ट पे उसका फ़ायदा हो। सर्वम एआई ने एक बड़ा फुल स्टैक सॉवरेन एआई इकोसिस्टम बनाया है, जिसे पूरे भारत में कंपनियों, सरकारों, डेवलपर्स और क्रिएटर्स की सेवा के लिए डिजाइन किया गया है। इसे पूरी तरह से देश में ही विकसित किया गया है, जिसमें कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक मॉडल, प्लेटफॉर्म और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन शामिल है। यह इकोसिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेक्नोलॉजी पर आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वम एआई खुद को भारत के एक भरोसेमंद और स्वतंत्र एआई प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार कर रहा है। इसका पूरा फोकस भारतीय डेटा का इस्तेमाल करने, भारत के सर्वरों का उपयोग करने और देश के नियमों को मानने पर है। यह कदम विदेशी एआई कंपनियों पर हमारी निर्भरता को कम करेगा और हमारे डेटा को भारत में ही सुरक्षित रखने में मदद करेगा। हम लोग अगर फॉरेन एआई यूज करते जाए, क्योंकि बाहर देश में विकसित एआई अगर हम लोग यूज करते जाए तो उसका कुछ रिस्क है। जैसे कि एक रिस्क तो है उसका सिक्योरिटी रिस्क है, उसका प्राइवेसी रिस्क है, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो डेटा को लेके कैसे वो यूज होगा उसके ऊपर रिस्क है। और भी एक चीज़ है कि ये सब जो मॉडल्स है, बाहर का मॉडल्स है, इसका आर्किटेक्चर कैसा है, इसको कैसे ट्रेन किया गया है और ये जो मॉडल्स है ये हमारा रेगुलेटरी और कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क के साथ मैच करता है कि नहीं। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोगों को देखना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो सर्वम एआई एक ऐसे भारत की नींव रख रहा है जहां स्वदेशी एआई प्रणालियां देश की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। रांची की रूपा झारखंड की उन महिलाओं में से एक है जिन्होंने आगे बढ़कर इस योजना का लाभ लिया और यह योजना उनके परिवार की खुशहाली का आधार बन चुकी है। रांची के बाजपुर की रूपा झारखंड की उन महिलाओं में शामिल हैं जिन्हें सबसे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। झारखंड की पहली लाभुक होने पर उन्हें गर्व है। योजना के तहत मिली रसोई गैस कनेक्शन ने उनके जीवन को आसान बना दिया है। अब समय पर भोजन तैयार होता है और सभी काम समय पर होते हैं। हम उज्ज्वला का पहला लाभुक हैं झारखंड सरकार का, और ये मोदी जी का ये मतलब हम सम्मान दिए हम लोग सबको उनको कि ये मतलब गैस चूल्हा हम लोग का सम्मान में आया और हम लोग मतलब इसको यूज किए हैं। मतलब और जो पहले हम लोग को काफ़ी दिक्कत होता था कि लकड़ी में खाना बनाना पूरा हर चीज़ काला हो जाता था, हर बर्तन, हाथ जो भी है, धुआं सब पूरा चेहरा में होता था, गले में घुसता था। लेकिन अब काफ़ी सुविधा हो गया खाना पीना बनाने में, बच्चे लोग का लंच बॉक्स पैक करने में, गर्म खाना भी बन जाता है जल्दी और बच्चे लोग का लंच भी जल्दी कर पाते हैं। रूपा देवी के पति पिंटू प्रजापति ने बताया कि पहले जलावन की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती थी। समय पर खाना नहीं बन पाता था और काम पर जाने में देर हो जाती थी। अब गैस कनेक्शन मिलने से समय पर गर्म और ताज़ा भोजन मिल जाता है, जिससे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ है। पहले जलावन का बहुत दिक्कत था, यहाँ पर बरसात में काफ़ी दिक्कत होती थी और यहाँ धुआं धुकर होता था, खाना बनाने में असुविधा था। लेकिन जब से मोदी जी हम लोग को उज्ज्वला गैस मिला है उनका द्वारा, तो हम लोग को खाना टाइम पर मिलता है और हम लोग को काम पर भी जाने में दिक्कत नहीं होता, टाइम पर टिफिन उफिन से सब मिलता है, बच्चा भी टाइम पर स्कूल जाता है। लकड़ी के धुएं से होने वाली बीमारियों से राहत दिलाकर उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। ये योजना आज सुविधा के साथ साथ सम्मान का भी प्रतीक बन चुकी है। रांची से
अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान के 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति बुल्ढाणा के शेगांव में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 में शिरकत करेंगी और इसके पश्चात नागपुर में ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आयोजित एकता और विश्वास के माध्यम से महाराष्ट्र का स्वर्णिम युग के राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह में भी शामिल होंगी। 26 फरवरी को राष्ट्रपति झारखंड के जमशेदपुर में श्री जगन्नाथ मंदिर के भूमि पूजन समारोह में भी भाग लेंगी और उसके बाद मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का भी दौरा करती हुई नजर आएंगी और विद्यार्थियों से सीधा संवाद करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 फरवरी को राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास की साक्षी बनेंगी। महिला वनडे क्रिकेट में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इससे पहले भारतीय टीम T20 सीरीज जीत चुकी है, जिससे टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। इससे पहले खेली गई T20 सीरीज को भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम किया था। ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के लिए अहम होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की महानतम खिलाड़ियों में से एक एलिसा हीली इस सीरीज के बाद वनडे से संन्यास लेने जा रही हैं। और अब बात मौसम की। राज्य भर में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में कल रात तेज हवा के साथ अच्छी बारिश हुई। आज भी कई इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि तापमान में अगले 24 घंटे के दौरान 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसके बाद इसमें करीब 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। भारतीय फिल्म बूंग ने बाफ्टा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इतिहास रचा है। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा में मणिपुरी फिल्म बूंग ने अपना परचम लहरा दिया है। जी हाँ, 79वें बाफ्टा अवार्ड में फिल्म बूंग ने चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम किया। बाफ्टा अवार्ड जीतने वाली फिल्म बूंग की कहानी बहुत प्यारी है, दिल को छू लेने वाली है और ये फिल्म मणिपुर की घाटी में रहने वाले बच्चे बूंग यानी गुगुन के गेन पर आधारित है। बूंग वर्षों से अकेली रह रही अपनी मां को खुश करने के लिए खास तोहफा देने की योजना बनाता है। वो तोहफा है अपने पिता को वापस लाना। वो पिता की तलाश में निकल जाता है। मां की खुशियों के लिए पिता को खोजने निकले बूंग की ये कहानी बेहद मार्मिक है, देखने वाली है। बूंग को कई कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस फिल्म को निर्माता, निर्देशक और एक्टर फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर साल 2024 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी हुआ था। भारतीय सिनेमाघरों में ये फिल्म सितंबर 2025 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन लक्ष्मी प्रिया देवी ने किया है। फरहान के साथ विकेश फुटानी, एलन मैकेलेक्स, रितेश सिद्धवानी और शुजात सौदागर इस फिल्म के सह निर्माता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म श्रेणी में प्रतिष्ठित ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कार जीतने के लिए मणिपुरी भाषा की फिल्म बूंग की टीम को बधाई दी है। मौके पर खुशी जाहिर की है और एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई। ये वास्तव में बेहद खुशी का क्षण है। खासकर बेंगलुरु में कला शिविर चल रहा है जो 27 फरवरी तक चलेगा। सफेद कैनवास पर उभरते रंगों के जीवंत स्वरूप, पंचतंत्र की कहानियों को चित्रों के माध्यम से जीवंत करते युवा कलाकार। बेंगलुरु के चाणक्य विश्वविद्यालय में आयोजित इस राष्ट्रीय कला शिविर में कला और विचार का अनोखा संगम दिखाई दे रहा है। बेंगलुरु में चल रहे इस कला अभियान में देश भर से लगभग 300 युवा कलाकार जुड़े हैं।
इस शिविर को 2 चरणों में आयोजित किया गया है। पहला शिविर 29 जनवरी से 11 फरवरी तक आयोजित हुआ, जिसमें करीब 150 कलाकारों ने 5 विशिष्ट कला विधाओं में अपनी रचनात्मकता दिखाई। दूसरा शिविर 11 फरवरी से 27 फरवरी तक जारी है, जिसमें 150 से अधिक कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन को लेकर चाणक्य विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर यशवंत डोंगरे ने गर्व व्यक्त किया है। इस शिविर की सबसे खास बात है कि पंचतंत्र की कथाओं पर आधारित लगभग 1000 पेंटिंग्स। इन चित्रों में राजनीति, नेतृत्व, प्रबंधन और मानवीय व्यवहार की झलक दिखाई देती है। हर पेंटिंग में एक संदेश छिपा है। मैसूर पेंटिंग, केरल म्यूरल, महाराष्ट्र की लोक कला और कलमकारी शैली, सभी विधाएं यहाँ सजीव हो उठी हैं। कलाकार पारंपरिक कला को आधुनिक सोच से जोड़ रहे हैं। यहाँ तंजावुर म्यूल शैली विशेष आकर्षण का केंद्र है। ये वाला कैंप में हम लोग का ये मौका मिला है, लाइक पहली बार तंजावुर म्यूरल को प्रमोट करना है, उनका पुराना वाला डिपिक्शन, उनका पुराना वाला वो लाइंस एंड कलर्स, ये सब कुछ दिखाने के लिए। तंजावुर म्यूरल शैली एक पेंटिंग तैयार करने में 2 से 3 दिन लगते हैं। हर चित्र एक अनुभव बन जाता है। ये चोला म्यूरल में सबसे एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है और ऐसे बहुत सारे पेंटिंग बृहदीश्वर टेम्पल में आप देख सकते हो। यहाँ आप जो पेंटिंग देख सकते हो ये सब रियल पेंटिंग है जो बृहदीश्वर टेम्पल में ही है। इसका हम लोग पैनल पेंटिंग बोलते हैं। केरल की पेंटिंग एक खास परंपरा है। कलाकार पूरी पेंटिंग बना लेते हैं, लेकिन आंखें अंत में बनाते हैं। उससे पहले गुरुजनों द्वारा पूजा कराई जाती है और फिर अंतिम स्पर्श के रूप में आंखें बनाई जाती हैं। तभी उस चित्र को पूर्ण माना जाता है। इन सभी 1000 से अधिक पेंटिंग्स को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। एक पन्ने पर चित्र और दूसरे पर कहानी लिखी जाएगी। यह संग्रह बच्चों के लिए प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद होगा। बेंगलुरु से डीडी न्यूज के लिए ज्योति की रिपोर्ट। राष्ट्रीय फलक पर विभिन्न खेल स्पर्धाओं में झारखंड का दमदार प्रदर्शन जारी है। झारखंड की बेटियों ने छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की फुटबॉल प्रतियोगिता में जगह बना ली है। कोलकाता में आयोजित चयन प्रतियोगिता में झारखंड की टीम का उम्दा प्रदर्शन रहा, जिसकी बदौलत टीम ने यह सफलता हासिल की। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश, विभागीय आवंटन में वित्तीय प्रबंधन पर फोकस, वित्त मंत्री का विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने का संकल्प। राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव की मतगणना तैयारियों में जुटा, मतपेटियां मतगणना केंद्रों में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में सील, राजनीतिक दलों के समर्थित उम्मीदवारों की जीत के दावे। चतरा के सिमरिया में रांची से दिल्ली जा रहा एयर एम्बुलेंस क्रैश, 7 लोगों की मौत, खराब मौसम की वजह से दुर्घटना की आशंका रवाना। और झारखंड का खेल स्पर्धाओं में दमदार प्रदर्शन, बेटियों ने खेलो इंडिया ट्राइबल फुटबॉल स्पर्धा में बनाई जगह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से महिला वनडे सीरीज।